रिफ्रैक्शन को समझने से पहले हमें एक इम्पोर्टेंट टर्म समझनी पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है। समझें कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखो, हम लाइट के बारे में एक बात तो जानते ही हैं कि लाइट की किसी भी मीडियम में स्पीड, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ, इन तीनों में रिलेशन होता है। वेव में हम इसको लिखा करते थे v = n लैम्डा। लाइट के केस में हम n की जगह न्यू से लाइट की फ्रीक्वेंसी को जनरली शो करते हैं। v जो है, दिस इज़ स्पीड ऑफ लाइट, और हम जानते हैं कि स्पीड डिपेंड करती है मीडियम पर, नेचर ऑफ मीडियम पर। लैम्डा को हम कहते हैं वेवलेंथ, एंड न्यू इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जब कोई मीडियम चेंज होता है, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है ना, तो फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है। ये ध्यान रखें, व्हेन लाइट चेंजेस मीडियम देन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, और स्पीड और लैम्डा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है। लैम्डा प्रोपोर्शनल टू v। जैसे मान लीजिए कि लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है, तो मीडियम पर कौन डिपेंड करता है? स्पीड। तो स्पीड v1 से चेंज होकर हो जाती है v2, तो लैम्डा भी λ1 से चेंज होकर हो जाती है λ2, और हम लिख सकते हैं कि λ1/λ2 इज इक्वल्स टू v1/v2। तो मीडियम के चेंज होने पर ध्यान रखें कि फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, स्पीड चेंज हो जाती है, और स्पीड के चेंज होने से वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। तो भाई, स्पीड मीडियम की नेचर पर डिपेंड करती है। और अगर हम इस स्पीड को वैक्यूम में लिखें, यानी कि फ्री स्पेस में, तो लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है। इन वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम, और उस स्पीड को हम शो करते हैं c से। आप जानते हैं इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये स्पीड सबसे ज़्यादा स्पीड है, मीन्स दूसरे मीडियम में स्पीड जो होगी वो इससे कंपैरिजन में कम होगी। इन अदर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेस देन c। v की जो वैल्यू होगी वो c से कम होगी। सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की वैक्यूम में ही होगी, ये बात आप ध्यान रखें। अब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, इसको हम म्यू से शो करेंगे। हालांकि इसको कई बार n से भी शो किया जाता है, बट हम म्यू से इसको डिनोट करेंगे। तो म्यू इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम। वैक्यूम में स्पीड अपॉन इस मीडियम में स्पीड, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप समझ सकते हैं कि दोनों ही स्पीड हैं, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, यानी कि ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। और डिपेंड किस पर करती है? c तो कांस्टेंट हो गया, v डिपेंड करता है मीडियम की नेचर पर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। तो हम ध्यान रखें कि म्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम। मीडियम की नेचर पर म्यू डिपेंड करता है। जैसे अगर इसकी वैल्यू मैं वैक्यूम के लिए कैलकुलेट करूं, तो वैक्यूम के लिए क्या आ जाएगी? तो वैक्यूम के लिए v को भी आप c लिख देंगे, c से c कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1। एयर के लिए भी ऑलमोस्ट 1 होती है। एयर के लिए आप ध्यान रख सकते हैं 1.003, यानी कि नियरली 1 होती है। तो एयर भी लाइट के मामले में वैक्यूम की तरह ही ट्रीट करता है। इसके बाद हम ध्यान रख सकते हैं वाटर में लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाटर के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4/3, यानी कि 1.33। और ग्लास के लिए भी आप एक रफ़ वैल्यू ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ग्लास कई तरह के हो सकते हैं और उनके लिए ये वैल्यू थोड़ा वेरी कर सकती है, बट हम एक रफली एक वैल्यू ध्यान रख सकते हैं 3/2, विच इज़ 1.5। डायमंड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 2.42, ऐसा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैक्यूम के लिए म्यू की वैल्यू 1 है और बाकी सब के लिए 1 से ज़्यादा है। होना भी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि c इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन v। तो सभी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1 से हमेशा ज़्यादा ही होता है। ठीक है भाई।
एक बात हमें और समझ में आ जाती है, देखो इस फॉर्मूले से हम समझ सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन है इससे स्पीड को हम c बाई म्यू लिख सकते हैं। स्पीड इज़ c बाई म्यू, तो c तो कांस्टेंट है, इसका मतलब लाइट की स्पीड जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अभी जो हम लिख रहे थे कि अगर ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में लाइट एंटर करती है तो लैम्डा का जो रेशो है लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 वो स्पीड के रेशो में होता है v1 बाई v2। बट आप यहाँ से समझ सकते हैं कि स्पीड का रेशो इन्वर्स रेशो होगा म्यू का, तो इसी को आप लिख सकते हैं μ2 बाई μ1। तो म्यू और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पर हम एक बात और समझें, अगर किसी मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा है, जैसे हम दो मीडियम्स को कंपेयर कर रहे हैं और दोनों में से किसी एक मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड कम होगी। ऐसे मीडियम को ऑप्टिकली डेंसर कहा जाता है। दिस मीडियम इज़ कॉल्ड ऑप्टिकली डेंसर। इसी तरह से जिस मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू कम होती है उसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, और ऐसे मीडियम को कहा जाता है ऑप्टिकली रेयरर। तो आप इस बात को यूँ ध्यान रख सकते हैं कि जिसका म्यू जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही डेंसर होगा, जितना म्यू ज़्यादा उतना ज़्यादा डेंसर। जैसे अगर हम यहाँ पर ये जो कुछ एग्जांपल हमने लिखे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, तो इनमें सबसे कम म्यू जो है वैक्यूम का है, तो ये सबसे रेयरेस्ट मीडियम होगा, और इस तरह से सबसे ज़्यादा डेंसर होगा डायमंड। एयर की अगर बात करें तो वैक्यूम के कंपैरिजन में डेंसर होगा और वाटर के कंपैरिजन में रेयरर। वाटर एयर से तो डेंसर होगा क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज़्यादा है, बट ग्लास से कम है, इसलिए ग्लास के कंपैरिजन में ये रेयरर होगा। सिमिलरली ग्लास वाटर से डेंसर होगा और डायमंड से रेयरर होगा। तो रेयरर होना और डेंसर होना डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। दूसरी बात आप ध्यान रख सकते हैं, अगर किसी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी उसकी कम हो जाती है, उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक और बात पर डिपेंड करता है, लैम्डा पर, यानी कि वेवलेंथ पर। म्यू डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। इसके लिए एक फॉर्मूला हमें कॉशी नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था, जिसको हम बोलते हैं कॉशीज फार्मूला। इसको ध्यान रखा जा सकता है कि म्यू इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। आगे भी और कुछ टर्म्स होती हैं, बट लैम्डा की वैल्यू बहुत कम होने की वजह से हम उनको यहाँ पर नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और म्यू को ध्यान रख सकते हैं a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि जिस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसके लिए म्यू की वैल्यू कम होगी। वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। जैसे अगर लाइट के 7 कलर्स को हम देखें, विब की ओर से आप रिप्रेजेंट करते हैं, और आप जानते हैं कि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट की सबसे कम होती है, तो हम कह सकते हैं लैम्डा ऑफ वायलेट इज़ लेस देन लैम्डा ऑफ रेड। बट लैम्डा अगर लेस है तो म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर विल बी मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर। तो वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ये भी हमारे काम आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप ध्यान रखें। तो कुल मिला के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 बातों पर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, एक नेचर ऑफ मीडियम पर, एक टेम्परेचर पर और एक वेवलेंथ पर, ठीक है भाई। तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसी मीडियम का है और किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है। तो इस सिंपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में नहीं है। जब हमसे कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बट एक और तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट शीट पर उसको देखते हैं। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? फर्स्ट मीडियम का। किसके रेस्पेक्ट में? सेकेंड मीडियम के रेस्पेक्ट में। तो भी इसका सिंबल बनाएं पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि म्यू। किसका म्यू? फर्स्ट मीडियम का। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम।
बट किसके रेस्पेक्ट में, टू के रेस्पेक्ट में, तो उस टू को यहाँ लिख देंगे टू के रेस्पेक्ट में. सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू एंड इट इज़ डिफाइंड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू टू. जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे. जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो न्यूमरेटर में और जिसके रेस्पेक्ट में वो डिनोमिनेटर में. ठीक है, बट हम जानते हैं म्यू वन अपॉन म्यू टू कैन बी रिटर्न एज वी टू बाई वी वन. सिमिलरली अगर हम लिखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रेस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू मीडियम वन, तो इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है टू का विद रेस्पेक्ट टू वन, तो इसको लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन. वेलोसिटी की फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको v1 अपॉन v2. और यहाँ से हमें समझ में आता है कि ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं. ये 2 μ1 है, ये 1 μ2 है और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इनवर्स हैं. तो हम कह सकते हैं कि 1 μ2 इज़ इनवर्स ऑफ 2 μ1. ठीक है ना. और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम 1 के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं. 1 μ2 इंटू 2 μ1 इज इक्वल्स टू 1. ये दो मीडियम के लिए मैंने लिखा है. दो का एक के रेस्पेक्ट में, एक का दो के रेस्पेक्ट में, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा. इसी फॉर्मूले को आप तीन मीडियम के लिए भी लिख सकते हैं. कैसे, देखो 1 μ2 इसका मतलब है 2 का 1 के रेस्पेक्ट में यानी कि μ2 अपॉन μ1 इंटू इसका मतलब है 1 का 2 के रेस्पेक्ट में, तो μ1 अपॉन μ2. दिस इज इक्वल्स टू 1. अब अगर मैं यहाँ पर μ3 एक तीसरा मीडियम ले लेता हूँ और इसे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. μ3 से मैंने मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया. ठीक है, अब इन चारों को मुझे लिखना है यहाँ पर, तो मैं सबसे पहले μ2 को यहाँ से ले लेता हूँ और उसको यहाँ लिख देता हूँ μ2. फिर इस μ2 बाई μ1 को एज इट इज़ लिख देता हूँ μ2 बाई μ1. ये हो गए दोनों. अब बचा μ1, उसको हम यहाँ लिख देते हैं. क्या मतलब है इसका, यह है μ3 अपॉन μ2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 विद रेस्पेक्ट टू 2. यह है μ2 अपॉन μ1, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 3. दिस इज इक्वल्स टू 1. तो इसको हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, देखो इसको हम ध्यान रख सकते हैं 1 μ2 इंटू 2 μ3 और इंटू 3 μ1 इक्वल्स टू 1. ठीक है ना. 1 2 2 3 3 1. और अगर चार मीडियम हो तो एक के रेस्पेक्ट में 2 का, 2 के रेस्पेक्ट में 3 का, 3 के रेस्पेक्ट में 4 का और 4 के रेस्पेक्ट में वापस 1 का. इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है कई सारे मीडियम के लिए. ठीक है भाई. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हमें लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर. तो कैसे इसको शो करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. ग्लास का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, वाटर का होता है 4/3, सो इट विल बी 9/8. और अगर इसका उल्टा फाइंड करना होता यानी कि G μ W, इसका क्या मतलब होता, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास. तो वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो वाटर का लेते 4/3 और ग्लास का लेते 3/2, तो आ जाता है 8/9. और समझ चुके हैं कि एक दूसरे के ये इनवर्स होंगे. ठीक है. दूसरी बात, रिलेटिव वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है, जबकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमने कहा था कि वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है. अगर मान लीजिए आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में फाइंड करना चाहें, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, मान लेते हैं ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में देखेंगे कैसे इसको लिखें. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम,
सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और वैक्यूम का होता है 1। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको किसी मीडियम का वैक्यूम के रेस्पेक्ट में लिखना है तो वो इस मीडियम के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल ही होगा। जैसे हम जानते हैं कि भाई वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है 4/3, तो वाटर का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम भी क्या होगा 4/3। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वही वैक्यूम के रेस्पेक्ट में या फ्री स्पेस के रेस्पेक्ट में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है।